हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी लिटरेचर विद डॉक्टर आशी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में मेंशन है वो। और वैसे तो सारी ही कहानी इम्पोर्टेंट है। ये भी कहानी इम्पोर्टेंट है तो पढ़ना तो पड़ेगा। कोई कहानी स्किप नहीं कर सकते। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। पिता कहानी ज्ञान रंजन की है। और इनकी पहली कहानी के बारे में बात करें तो इनकी पहली कहानी मनहूस बंगला, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। इनका पहला कहानी संग्रह कौन सा है? फैंस के इधर उधर, सॉरी यहाँ पे ईशर लग दिया मैंने, इधर उधर है। ये 1968 में आया था, फैंस के इधर उधर कहानी संग्रह। ठीक है। इसी कहानी संग्रह में ये संकलित है। इस कहानी संग्रह में 12 कहानियां हैं। और ये जो पिता कहानी है 11वें नंबर पर है। ये एनटीए वाले पूछते हैं कि कौन से, इस संग्रह में कौन से नंबर वाली कहानी कौन से नंबर में आती है ये कहानी। तो ये भी याद करना पड़ता है। ठीक है। तो 12 कहानियां हैं इसमें कहानी संग्रह में, और ये 11वें नंबर पर आती है पिता कहानी। राइट। ये कहानीकार साठोत्तरी कहानीकार माने जाते हैं। इस कहानी में पात्र पिता है, सुधीर है, बेटा होता है उनका देवा, सुधीर की पत्नी होती है, कप्तान भाई होता है, दादा भाई। तो सुधीर जो है ना इस कहानी में वही कथा सुना रहा है, कथावाचक वही है। ठीक है। इस कहानी में घनश्याम नगर की चर्चा की गई है, गर्मी के मौसम की चर्चा की गई है, ये छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं। इस कहानी में देखो कथावाचक ही सुधीर है। यह कहानी शहरी परिवेश की कहानी व शिक्षित मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है। इस कहानी में खिलाड़ी की तबीयत किसको कहा गया है? तो कप्तान भाई को कहा गया है। इस कहानी में पिता 35 वर्ष से क्या पढ़ते आ रहे हैं? रामायण और गीता। पिता के सोने के बाद ही कथावाचक सोता है। पिताजी अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं, सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहते हैं। ठीक है। अनिवार्य चीजें मतलब अगर घर में पंखा पुराना हो गया है लेकिन चल रहा है, और बहुत मतलब इतनी स्पीड नहीं है पंखे की, और चल रहा है, स्पीड थोड़ी कम हो गई है, लेकिन वो इतनी मतलब उनकी नजर में वो पंखा अगर किसी ने बदलवा दिया और दूसरा नया लगवा दिया तो उनकी नजर में वो फिजूल खर्ची है। तो उन फिजूल खर्चों के लिए वो बोलते हैं। और वैसे हमारे मोस्टली हर परिवार में एक सदस्य ऐसा होता ही है। ठीक है। कि वो फिजूल खर्ची में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, चिढ़ते हैं उनमें, मतलब काफी लंबे चौड़े प्रवचन सुनने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये कहानी भी उसी मध्य वर्गीय परिवार के बेसिकली पिता की कहानी है ये, कि वो कैसे कैसी कैसी मतलब सुविधाएं होते हुए भी वो उन सुविधाओं का सुख नहीं लेते। और जो उनके बच्चे होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं तो वो इन चीजों को नहीं मानते, जो आजकल की जनरेशन में है ही है। ठीक है। क्योंकि अगर माता पिता स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं तो वो सोचते हैं कि ठीक है, जो उनके बच्चे हैं तो वो भी इन चीजों से सीखें, लर्न करें कुछ ना कुछ। लेकिन नहीं, आजकल की जनरेशन नहीं समझती है इन सब चीजों को। तो ये जो रियलिटी है ये लेखक ने इस कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त किया है हमारे आगे। तो बेसिकली कहानी में यही है कि एक पिता कैसे कैसे परेशानियां होते हुए भी वो मतलब उनके माथे में एक चिंता की, मतलब उस चीज का सुख ना लेने की चिंता अभिव्यक्त नहीं होती है, वो उसमें खुश रहते हैं वो, और दूसरों को भी फिजूल खर्ची करने से रोकते टोकते हैं। तो विजय पिता जो है मतलब घर में कुछ एक किस्सा आएगा इस कहानी में कि कुछ भैंस होती है जिसमें बच्चे भी होते हैं। ये मेरे हर फैमिली में होता है ये। अगर पेरेंट्स की कुछ बात बात हो रही है, पहले एक बच्चा खिसकेगा, फिर दूसरा खिसकेगा, फिर तीसरा खिसकेगा। और जब इस कहानी में भी ऐसा ही कोई किस्सा आता है कि जब कुछ आर्ग्यूमेंट होती है और बच्चे खिसक जाते हैं कमरे से और मियाँ बीवी रह जाते हैं, और जब पिता, ठीक है,
जब पिता उस उस आर्गुमेंट में मतलब वो जीतता है ना वो, तो वो दो ही चीजें करते हैं वो। तो वो क्या चीजें होती है, या तो वो गीता पढ़ेंगे, या फिर वो बाजार से सौदा लेने के लिए चले जाएंगे। ये दो चीजें, अगर वो किसी भी बात में कोई बहस हो रही है, कुछ भी हो रही है और उसमें वो जीत गए, तो वो या गीता पढ़ेंगे खुशी के मारे कि भाई देखो, मैंने तुम्हें बोला था ऐसा ही है। तो या गीता पढ़ेंगे या बाजार से सौदा लेने चले जाएंगे, ये है खासियत। और 35 वर्ष से क्या पढ़ते आए हैं वो? रामायण और गीता। रहमान, ये देखो छोटे छोटे पॉइंट है। रहमान कोई ऐसे कोई पात्र नहीं है, लेकिन जिक्र हुआ हुआ है। तो ठीक है, तो एनटीए वाले कहीं से भी पूछ सकते हैं कहानी में कि रहमान, मतलब ये रहमान जो है बाल काटने वाला है, वो कितने रुपए में बाल काटता था? 1.5 रुपए में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एनटीए में, पागल कर देते हैं हमें, कहीं से भी पूछ लेते हैं। हम सोचते हैं गोल गोल घुमा के पूछ देंगे, तो कभी कभी सीधा ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सीधा भी देखो और गोल गोल भी देखो, हर तरीके से देखो, हर डायरेक्शन से देखो। एनटीए वाले बहुत चालू हैं, बहुत सही, बाय गॉड बहुत ज्यादा। घूम जाओगे, लेकिन पता नहीं लगा पाओगे कि कैसे कैसे कब कैसे पूछेंगे। खैर चलो छोड़ो, अपने से तैयारी करनी है। चलो आइए शुरू करते हैं। दादा भाई जो है इस कहानी में पात्र हैं, उनकी तनख्वाह में क्या करते हैं वो पहली तनख्वाह से? तो गुसल खाने में शावर लगाते हैं। तो ये पूछा जा सकता है। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी मही नहीं डोलता। ये किसकी पंक्ति है, कौन बोलता है? पिता। हे राम तू ही सहारा कह के जमाई लेते हुए वो सो जाते हैं। तो ये पूछा जाता है कि क्या कहकर इस कहानी के जो पात्र है पिता, वो क्या कहकर सो जाते थे? क्या पंक्ति, क्या कोटेशन, क्या बोलते क्या थे? अब कोई भी बोलता है हे भगवान तू ही सहारा है, हे राम, सबकी अपनी अपनी होती है। कोई कोई कहता है हे भगवान उठा ले मुझे। कुछ भी कोई बोलता है। तो ये पिताजी का एक पंक्ति आई है कि वो जब सोते हैं तो जमाई लेते हुए क्या बोलते हैं? हे राम तू ही सहारा है। जो बहुत दुखी आदमी होता है ना, बहुत परेशान होता है ना, तो वो यही बोलता है हे भगवान उठा ले मुझे। तो सबकी लाइनें सब सब अलग अलग बोलते हैं। पिता कप्तान भाई के हाथ में 1200 रुपए वाली पासबुक थमा देते हैं। ये सब जो पॉइंट है ये कहानी में आएंगे। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल है पिता, ये कौन कहते हैं? कथावाचक। कथावाचक कौन है? सुधीर। कथावाचक कहते हैं पिता अद्भुत है और विचित्र है। पिता के लिए बेहतरीन कोट लाए, जिससे पिता खुलदाबाद में लपटू मुल्ला दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। तो ये पूछा जाएगा कि पिता के लिए कौन कपड़े लाया, कहाँ से लेकर आए, कहाँ पे सिलवाने के लिए वो चल दिए। पिता ने हॉल एडरसन के सिले कपड़े कोट पहने हैं, जिसके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे, कलकत्ते के। ठीक है, हॉल 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 हाल जो भी है, हॉल एडरसन, ठीक है, ये नाम है। तो ये याद रखना। अब कथावाचक जी क्या बोलते हैं? सुधीर बोलता है बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। ये अपने पिताजी को बोलता है। पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी, उसके मस्तिष्क में एक खिंचाव आ गया है, विषाद सर्वोपरि था। ये भी सुधीर बोलता है। इस कहानी में बेचैन कौन होता है? कथावाचक ही होता है, क्योंकि वो ना लगातार अपने पिता की एक्टिविटी पे नजर रखता है कि पिता क्या कर रहे हैं, पूरी रात सोए नहीं सोए, क्या क्या करा उन्होंने। जब वो सो रहे थे तो क्या करा, गर्मी लग रही है तो बैठे हुए हैं, बिल्ली को भगा रहे हैं, अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं, वो सब चीजें नोटिस करता है। तो बेचैन कौन रहता है? कथावाचक। और सबसे आराम किसे मिलता है? कथावाचक को ही मिलता है, जब उसके पिता सो जाते हैं। पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी हो, ब्रज अहंकारी हो। ये कौन कहता है? कथावाचक। अब कहानी पे आते हैं। जैसे कि बताया हुआ है कि रेड में जो भी कर रखा है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना, उसमें कहीं से भी पूछा जा सकता है। उसने अपने बिस्तर का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे।
उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चों की तरफ करवट लेकर चुप सो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगी, चारों तरफ जो भरी हुई थी, मतलब शांति जो है भंग हो जाएगी सब। काफी रात हो गई, ऐसा होना उचित नहीं है। अभी घनश्याम के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। ये जो ऊपर लाइन है ना, इसमें कुछ भी एनटीए वाला पूछ सकता है कि जब आया था वो कमरे में तो उसने क्या सोच के, मतलब क्या ऐसा करने से खुद को रोका कि जिससे उसे लगा कि शांति में थोड़ी शांति भंग हो जाएगी। क्या था? तो डकार। उसे डकार आ रही थी लेकिन उसने नहीं ली। पर यार ऐसा कौन सोचता है इतना? आजकल तो मुझे तो नहीं लगता कोई सोचता होगा इतना, क्योंकि भाई स्वार्थियों का जमाना है, और इतनी छोटी चीज के लिए कौन सोचता है। हम्म। घनश्याम नगर के की चर्चा हुई। ठीक है। तब लोग एक पहर की खासी नींद ले चुके थे। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता है, तो गर्मियों का जिक्र हुआ गया है। कितने बजे का मतलब नहीं होता है? 11:30 का। यूं उसके घर में सभी जल्दी सोया करते थे, जल्दी खाया, जल्दी उठा करते थे। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की बात की। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्राय लगता है, बल्कि यूं लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जमाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और वह पुराना होने की वजह से चिढ़ाती सी आवाज भी कर रहा था। उसको लगा दूसरे कमरों में लोग शायद उसी तरह जमाइयां ले रहे होंगे। ये पिता को लगा। लेकिन दूसरे कमरों के पंखे पुराने नहीं थे, वो उन्हीं के पंखे पुराने थे। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1 डेढ़ मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफी तेज होकर आ सकती थी। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई। वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांट कर उस बिल्ली का रोना चुप कराया और शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गच पर कई बार पटका। उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था। हट हट चिल्लाए। ये पिताजी की एक्टिविटी हो रही है जो कथावाचक बता रहे हैं। जब वह घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तरा बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा। गंजी एक डंडी होती है ना। बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या, भोगे कष्ट। ये होता है, हर फैमिली में होता है। कोई ना कोई मेंबर ऐसा होता है कि बोलते हैं लेकिन वो नहीं मानते। फिर खुंदक में आके बोलते, भाई बोला तो था, अब नहीं मान रहे तो क्या करें। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा। उसने उत्सुकतावश खिड़की से बाहर झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पाटी पर बैठ पंखा झलने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती है। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया।
गर्मी बरकरार थी और रहेगी, क्योंकि वह जाड़े बरसात का मौसम नहीं था। पिता उठकर घूमने लगते हैं। एक या दो बार घर का चक्कर चौकीदारी की तरह हा हो करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सेंध वेंध ना लग सके। लौट कर थके स्वर में कहते हैं, हे ईश्वर, कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुभाने लगते हैं। कमरे की एक दीवार से टिक कर बैठे जाने पर वह काफी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडिस्टल खरीदा था, वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुग्रह माने तब ना। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा। चौक चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे घंटे खड़े रहेंगे। ये अभी भी है, मोस्टली घरों में है ये, ऐसे मेंबर घर में होते हैं। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरोरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। जानने लगे हैं कि पिता की आगे किसी की नहीं चलेगी। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में हाथ धोते नहीं देखा। बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते देखा है। मतलब इन जो आजकल के जमाने में जो सुविधाएं जुटाई जाती हैं, जो लोग अपने घरों में अपनी सुविधा के लिए लगाते हैं, पिता उनका भी सुख नहीं लेते। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह से गुसल खाने में क्या लगाया था? शावर, खूबसूरत शावर। लेकिन पिता को अरसे से हम आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांध कर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन बहुत निराश हुए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते? तब भी पिता ने आसानी से टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल, पिता कुछ भी नहीं लेते थे। कभी लेते भी तो बहुत नाक भो सिकोड़ कर और उसके बेस्वाद होने की शुरू में ही जोड़ देते थे। अपनी अमावट गज्जक दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई गई चीजों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। तो ये पूछा जा सकता है कि पिताजी क्या खाते थे? क्या क्या खाते थे? अमावट गज्जक और दाल रोटी, ठीक है, और उसकी ही श्रेष्ठता बताते थे। और उनके द्वारा जो सामान लाया जाता था ना, कितने भी महंगे फल हो, कुछ भी हो, बिस्किट बिस्किट कुछ भी हो, वो उसे बेस्वाद बोल देते थे और उसकी श्रेष्ठता तो बताते ही नहीं थे। ठीक है, उल्टा और ये बोल देते थे कि इसमें ऐसा है, मतलब नेगेटिव चीजें बता देते थे उसमें। लेकिन अपनी जो चीजें जो खाते आए हैं वो शुरू से, वही उसे बेस्ट बताते थे वो। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन उसी में संतोष रहते हैं। वह पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियर में बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, तो क्या मंगाते थे? कहाँ से सेब आते थे? कुल्लू से। और दिल्ली एम्पोरियर से बढ़िया धोतियां आती थी। ठीक है, ये याद रखना। लद लद बाहर आम के दो सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज आई। वह जानता है पिता आवाज से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में एक दो आम उसके चूक जाते हैं, ढूंढने पर नहीं मिलते। जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा, वो सोचते रहेंगे। दीवार से काफी देर तक एक ही तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई थी। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया
उसे यहाँ बहुत खींच हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, चार भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, चौकीदारी की तरह रात को पहरा देना चाहिए। बहुत भद्दा लगता है जो कि आज की जनरेशन अपने माँ बापों को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे माँ बापों को कोई बाहर ऐसी अवस्था में देखेंगे, चिल्लाते हुए देखेंगे, तो उन्हें शर्म महसूस होती है। तो ये चीज भी लेखक ने यहाँ पे बयां की है। देखो, रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, हमारे समाज में रह रहे लोगों की जैसी सोच है, वही बताया है लेखक ने इस कहानी में। लेकिन पिता की अड़ में कभी कोई झोल नहीं आता। उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं, टेढ़ी जेब, सर्दी के बटन ऊपर नीचे, मतलब ये सब उन्होंने बताया। लोगों के बोलने पर पिता क्या कहते हैं, आप लोग जाइए ना भाई, काफी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेयरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपए वाला बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। तो रहमान के यहाँ पे 1.5 रुपए वाला बाल, ठीक है, ये कोटेशन आई है। तो रहमान कितने रुपए लेता है? 1.5 रुपए। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा का धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते, लेकिन जब बहस आती है तो काफी करारी हिंसात्मक बात कह जाते हैं वो। उल्टे उन्हें घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे से पहले एक भाई खिसकेगा। ये देखो, ये वाली पॉइंट है कि मतलब अगर पिता पे चढ़ जाते थे ना कि आपने ऐसा किया, ये वो क्यों, मतलब जो भी है आपको नहीं करना चाहिए, तो बस जब पिता की सनकती है ना, फिर बस आजा माली सटकली वाली बात है ना, तो जब सटकती है तो फिर भाई बहनों सबको पता लग जाता है कि भाई कुछ बात नहीं बनेगी, तो चलो खिसको यहाँ से। फिर एक खिसकेगा, दूसरा खिसकेगा, तीसरा खिसकेगा, और फिर अंदर कौन रह जाता है? माँ और पिता। एंड में किसकी जीत होती है? पिता की। फिर पिता क्या क्या करते हैं जीतने पर? गीता पढ़ेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। यही होता है हमेशा से, सब मन में तय करते हैं, आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है, लोग मौका ढूंढते हैं। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखी किसी स्थिति से हम रहा करते हैं, यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की अस्प्रकृति के कारण व्याकुल और अधीर तो है ही। पिता अद्भुत है और विचित्र है। इम्पोर्टेंट, कमरे में घूमने, सिगरेट पी सकने की सुविधा, अन्यथा ये सब कुछ उन्होंने ये चीज बताई है। जाड़ों में वह लोभ को कुचल कर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा कपड़ा पिता के लिए लाया। देखो, लेकिन माँ के काफी घुड़कने फुड़कने से राजी भी हो गए वो सिलाने के लिए। उसी खुलदाबाद के किसी लट्टू मुल्ला दर्जी के यहाँ सिलाने चले गए। सुधीर ने कहा, बड़ा कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह से आपका नाप दिलवा दूं, यह ठीक सिलेगा, मेरा भी परिचित है वो। इस बात पे पिता बोला चिढ़ के, मैं सबको जानता हूँ, वही म्युनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेबल लगा लेते हैं, वही ना साहब लोग। मैंने कलकत्ते के हाल एडरसन के सिले कोट पहने हैं अपने जमाने में, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते हैं। ये अपने बच्चों को बता रहे हैं कि तुम जो मुझे सलाह दे रहे हो कि अच्छे मतलब वहां से सिलवाते हैं, और मैं जहाँ पे जा रहा हूँ तुम छोटे मोटे दर्जी समझ रहे हो, और तुम जो अपने दर्जी बता रहे हो वही ना जो छोटे मोटे म्युनिसिपल म्युनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जी हैं। लेकिन जनाब, मैं जो हूँ कलकत्ते के हॉल एडरसन के सिले कपड़े पहन रखे, वहां पे यूरोपियन के लोग भी कपड़े सिलवाने आते हैं। जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं ना, उसके पाँव की धूल है वो। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना। बस। फिर सुधीर क्या करता है? जहां चाहिए सिलवाए या भाड़ में झोंकाइए, हमें क्या। खुंदक आ जाती है सुधीर को। ए पिता बाहर अक बकाकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज जैसे सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिक टिका सा पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई। बेहद घुटती हुई गर्मी, मन उसका मथा खाट खाली, जो भी है आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं, लंबे समय से दो ग्रंथ ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कौन से? रामायण और गीता, 35 वर्षों से, ठीक है, अखंड, मतलब कभी भी बीच में उन्होंने गैप नहीं दिया।
तो 35 वर्षों से वो पढ़ते आ रहे हैं। आ, फिर है, तभी उनका बच्चा कुनमुनाकर रोने लगा। खिड़कियां तपाक से खिड़की छोड़ी, अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा ना हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े। उससे बेकार के प्रश्नों द्वारा हल कान करना शुरू कर दिया। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे, पहले ही जो भी है, मतलब जब बच्चा उठ जाता है तो वही सब बातें बताई गई हैं। देवा के बारे में कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के, चलो ये जो भी है ये देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध ना होता तो पिता पुत्र के बीच और वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता, लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूर, कभी मजबूर हो जाता है और कभी भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी ब्रज अहंकारी हो। लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं, उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं। वह अनुभव करता है कि उसके सामने जिंदगी पड़ी है। पिता पर इस तरह चिल्लाने में उसका नुकसान हो सकता है। पिता लगातार विजयी है, कठोर है, तो क्या उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं। लगता है दीवारों पर भी पसीना चूह चूहा आया है। खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीवी के साथ पाशविक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी। उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोच कर वह रह गया, और मौसम की गर्मी से कहीं प्रबल पिता है। ये मतलब जो सारी इसने अपनी कथावाचक अपनी बात कर रहा है यहाँ पर, कि मैं जाके तो पिता को बोल सकता हूँ बाहर, लेकिन नहीं, नहीं मतलब बोलना सही नहीं है। उसके सामने एक घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी खर्चे के लिए 200 वर्ष तक 50 रुपए महीना भेजता रहा था। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आ गया। पिता ने उसके हाथों में 1200 रुपयों वाली पासबुक थमा दी। उसको यह बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई, हल्की खुशी भी कि एकाएक काफी रुपए मिल गए। लेकिन इस बात से उसे दुख हुआ, पराजय का भान हुआ कि उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया, उसे पल में घटकर नग्न कर दिया। मतलब उसे ये होता ही है कि अपनी बहन के लिए अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं और सामने से अगर कोई वो जो हमने किया है वो हमारे हाथ में थमा दे, एक तरीके का ये होता है ना कि भाई पिता की नजरों में हम मैंने एहसान नहीं लेना है, कि ठीक है तूने अपनी बहन के लिए दिया, ठीक है तो ये ले वो सारे पैसे। तो पिता की नजर में एहसान नहीं रखना है, लेकिन एक भाई ने अपनी बहन के लिए जो किया, वो किया हुआ उसके हाथों में थमा देना, वो भी एक भाई की नजर में गलत है। मतलब उसे नहीं अच्छा ये मतलब फील हुआ कि मैंने जो अपनी बहन के लिए किया और उसका पिता ने उसके पैसे हटा दिए। कुछ करना चाहता था लेकिन वो किया भी ना किया के बराबर है गया वो। फिर भी वह अनुभव करा, कप्तान भाई ज्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं। खिलाड़ी तबीयत के कौन है? कप्तान भाई। यान की तरह चुटकी से में धरती छोड़ देते हैं, कितने मस्त हैं कप्तान भाई। उसे लगा पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। हम कुछ भी कर लें, लेकिन कहते हैं ना, दीवार पे सर फोड़ना, कुछ भी कर ले हम, कैसे भी कर ले, कितना भी लड़ ले, कितना भी झगड़ ले, लेकिन जीत हमेशा पिताजी की ही होती है। इस घटना को याद करके पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि वह खिड़की से पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रह पूर्वक कहे, लेकिन ऐसा नहीं कर सका। वो कथावाचक सुधीर अंदर बैठे बैठे ही पता नहीं ना जाने कौन कौन से किस्सों को सोच रहा था। उन किस्सों में से किसी किस्से में उन्हें गुस्सा भी आया सुधीर को, और किसी में थोड़ी घिन भी आई कि भाई मतलब घिन, कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो वो उन सारी बातों को सोच के भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने पिता को अंदर से, सॉरी बाहर से अंदर ला सके।
ना लोको शेड से उठती इंजनों की शटिंग ध्वनि, ना कंक्रीट की ग्रेड ट्रंक पर से होकर आती धूमनगंज की और इक्के दुक्के लौटते इक्कों के घोड़ों की टापे, ना झगड़ते कुत्तों की भौंक भाग। बस कहीं उल्लू एक गति एक वजन भीमत्सा से बोल रहा था। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठाएगी, घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रंक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी सोता या मरता नहीं। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले संक्षिप्त ध्वनियों के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे रहते हैं। ये सारे कथावाचक ने रात की पूरी प्रस्तुति करी है हमारे आगे कि रात में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसा कैसा वातावरण होता है। जरूरी नहीं है कि समाज में उसी टाइम में सब सो ही रहे होंगे, कोई ना कोई जागता भी है, कोई ना कोई ड्यूटी करके घर वापस आता है, कोई ड्यूटी करने के लिए जाता है, किसी के यहाँ पे गेस्ट आते हैं तो वो जा रहे होते हैं, कभी कुत्ते भौंक रहे होते हैं, कभी चौकीदार आ जाता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो समय सबके उस एक समय जो है उस समय में सब सो ही नहीं रहे होते हैं, सबको अलग अलग काम होते हैं। तो उसे यही है मतलब सुधीर को कि भाई अगर पिताजी की आंख लग भी गई तो कहीं ना कहीं से फिर कुछ आवाज आ जाएगी और पिताजी फिर उठ खड़े होंगे। शायद पिता औंध गए। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज, लाठी की पटक, मकान के फेरे के वक्त की खास खंखार, कुत्ते बिल्लियों को हड़काना कुछ सुन नहीं पड़ रहा है। इसी विचार से पिता सो गए होंगे, उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांध कर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से परास्त हो जाने की वजह से वह नींद में चित हो गया। थोड़े समय के बाद एकाएक उचक कर वह बैठा। उसने चारों तरफ कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे को घूरा। उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी, अजीब सी सरसराहट हुई, शायद पसीने से भीगी। जो भी है आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की की ओर बाहर देखा। थोड़ी अब तक नींद थी जो थोड़ी बहुत ही काफूर हो गई थी। पिता सो नहीं गए, कुछ सो कर पुनः जगे हुए हैं, पता नहीं। अभी ही उन्होंने हे राम तू ही सहारा है ये कहकर जमाई ली, और ऐसा उन्होंने कोई दब कर नहीं किया, रात के लिहाज से काफी शोर उठाते वक्त कहा। शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चित रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तरा गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर कर लिया और वही सुराही से प्याले में पानी लेकर खटिया के बांध तर कर रहे, और सुराही से खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बांध तर हुआ। इसके बाद उन्होंने पानी पिया और एक बड़ी आवाजदार जमाई के साथ लिपटे हुए बिस्तरे का सिरहाना बना निखरी खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर थी, तड़का मतलब सुबह होने में। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिरा कर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सुबह जो दूर है के भ्रम से पश्चिम से पूर्व की और कोवे कांव कांव करते उड़े। वह खिड़की से हटकर बिस्तर पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तब्ध हैं। पता नहीं बाहर भी हुम्मस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा, अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। तो ये है कहानी। ठीक है, मस्त कहानी है। ठीक है, और सच्चाई है इस कहानी में। और मैं कहूंगी 100 में से 90% हर फैमिली में ऐसे ऐसा या पिता या माता होगी, या पिता माता दोनों होंगे। कोई या दादू होते हैं, ठीक है, या दादू दादी होते, कोई ना कोई होता है। ये शायद इसलिए भी होता है कि उन्होंने अपने समय में जो जो भी कुछ उन्होंने देखा है,
ठीक है, जितने अपने जीवन में जो भी अनुभव किया है, उस अनुभव का ही शायद ये नतीजा है। जो भी उन्होंने कमाया है अपनी जिंदगी में, कैसे कैसे कमाया है, किस किस मुसीबतों को उन्होंने देखा है, उसका सामना किया है, कैसे कैसे अपने बच्चों को बड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं वो चीज इतने सालों तक करते करते रहने के बाद वो एक लाइफ का रूटीन बन जाता है ना। लाइफ का रूटीन बन जाता है, और जो घर के बड़े होते हैं वो यही चाहते हैं कि ये जो लाइफ का रूटीन बना हुआ है, इस लाइफ रूटीन को हमारे आने वाले बच्चे भी फॉलो करें। तो इसमें बुराई नहीं है, अच्छाई भी है, लेकिन जनरेशन जो है आज की वो थोड़ी इरिटेट हो जाती है, वो समझ नहीं पाती है कि ये क्यों। थोड़ी शर्म महसूस होती है बड़ों के पहनावे में, कैसे कपड़े पहन रखे हैं। हाँ ठीक है, शर्म महसूस होती है, लेकिन किसी को डायरेक्ट तुम बोलना, बेइज्जती करना, इंसल्ट करना किसी की, अरे क्या कपड़े पहने, भाग जाओ, भाग चलो, एक होता है ना रूडली बोलना, वो गलत है। लेकिन आराम से अगर बिठा कर और प्यार से अगर उसी चीज को समझाया जाए, तो आई थिंक वो बड़े भी समझेंगे उस चीज को, क्योंकि समय के साथ साथ बदलना जरूरी है ना। समय के साथ साथ फिर कोई भी हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हमारे समाज में छोटे ही, जो आजकल की जनरेशन है वही मतलब ठीक है, उन्हें ही अच्छा बुरा पता है, नहीं। जो एक्सपीरियंस हुआ है ना बड़ों के पास, वो मुझे नहीं लगता कि छोटों को होगा कभी। जो कहते हैं ना बाल सफेद करें धूप में, वो ऐसे ही नहीं करें, तजुर्बा उन्हें ज्यादा है। ठीक है, वक्त के साथ साथ हमें ढलना चाहिए, लेकिन सोच को बदलना मैं नहीं चाहती। कि सोच कहीं ना, देखो सोच जो है ना, हर पॉइंट पे हम जो सोच होती है वो अलग अलग होती है। कहीं कहीं पुरानी सोच बेस्ट होती है। मैटर करता है कि वो किस बात पे बोला जा रहा है, किस में मतलब किस टॉपिक से रिलेटेड है वो। तो अगर समझाने में लगूं, बात अगर करूं मैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हमारे लेखक ज्ञान रंजन जी ने जो इसमें सच्चाई दिखाई है, वो हमारे समाज की रियलिटी है, समाज के लोगों की रियलिटी है, वो आने वाले जो जनरेशन है उनकी रियलिटी है। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, अगर वो किसी चीज पर अड़ जाते हैं, तो उनकी बात को सर झुका के अपनी हार मान लेना, ये मैं कहूंगी कि उन जनरेशन मतलब उनके बच्चों की समझदारी है। क्योंकि अगर बच्चों ने ये सोच लिया कि इनके आगे कुछ नहीं हो सकता, इन्हें डांट फटकार कर कुछ बोलने से बेटर है चुप हो जाओ, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। और वैसे ये कहानी मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, और इसमें जो पॉइंट है आप देख लीजिएगा। मुझे लगता है शायद आपको भी स्टोरी समझ आ गई होगी, क्योंकि आपकी भी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होगा, है ना। हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जो बातों को, एक ही चीज में अड़ जाते हैं। तो आपको भी समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बट एनीवे, तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और इसमें जो पॉइंट हैं उससे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ओके बाय, टेक केयर।